तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान पर। महा कवरेज मरुधरा में महाभारत लगातार जारी और आपके साथ मैं स्वप्न लगातार बना हुआ हूं और साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं इस वक्त की बड़ी खबर से। विधायक बाड़ेबंदी के लिए होटल पहुंचाए गए हैं, 3 बसेस वहां पर पहुंच चुकी हैं और इस बीच जो अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई उससे जुड़ा हाईलाइट है। एक प्रस्ताव इसमें पारित हुआ है। इस प्रस्ताव के तहत गहलोत नेतृत्व वाली सरकार को ये पूर्ण समर्थन की बात कर रहा है। साथ ही प्रदेश की जनता की सेवा के प्रति विधायक दल संकल्पित है, ये प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है इस प्रस्ताव में और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी प्रस्ताव है जिसे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पारित किया गया है। और जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसी में आगे जो जानकारियां मिल रही हैं, सचिन पायलट का नाम तो नहीं लिया गया लेकिन नाम लिए बिना इस प्रस्ताव में निशाना साधा गया है और साथ ही उन लोगों पर भी, उन विधायकों पर भी जो कि सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी अपने निशाने पर यह प्रस्ताव ले रहा है जो कि पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन कार्रवाई की मांग जरूर उठाई गई है और इस प्रस्ताव को विधायक दल ने पारित किया है। और इस बीच बैठक के बाद सभी विधायक अब होटल पहुंच चुके हैं। होटल फेयरमाउंट में विधायकों की तीसरी बस पहुंच चुकी है। लगभग सभी विधायक पहुंच गए होटल फेयरमाउंट में। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब हल्की बूंदाबांदी के बीच ये बसेस होटल में एंट्री ले रही थी। और लवली वधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या तस्वीरें हैं? देखिए देवेंद्र जी, धीरज गुजर जो है वो पहुंचे हुए हैं। धीरज जी, क्या स्थिति है? राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई खतरा नहीं है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी, है और रहेगी। संख्या कितनी है, नंबर? लवली, प्रस्ताव जो पारित हुआ है पार्टी ने लगभग अभी 115 के आसपास जो विधायक दल की मीटिंग हुई उसके अंदर विधायक पहुंचे हैं। धीरज जी, प्रस्ताव भी पारित किया गया आज के अशोक गहलोत वाली नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देंगे। राजस्थान के अंदर तमाम लोग पार्टी के फोरम पर एकजुट खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार को बरकरार रखेगी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। प्रस्ताव में क्या चर्चा हुई सर? वो प्रस्ताव क्या था जो आज लिया गया आप लोगों ने? सचिन पायलट से भी आलाकमान लगातार संपर्क में है, उनसे बात की जा रही है और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे विवाद का सुखद अंत होना चाहिए। धीरज जी, प्रस्ताव क्या लिया? क्या हुआ? सचिन पायलट वापस आ जाएंगे, बैठ जाएगा सर? देखो, अभी इस बारे में मैं कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये है कि पार्टी आज मजबूत स्थिति में खड़ी है। प्रस्ताव में नाम नहीं लिया गया लेकिन कार्रवाई की मांग की गई है। लवली, अगर पूछ सके तो कुल मिलाकर के देखिए बिल्कुल कार्रवाई। हाँ देखिए, बिल्कुल और भी लोग आप पहुंच रहे हैं यहाँ पर। लगातार हम कोशिश करेंगे आपको एक बार यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसा माहौल, जो वातावरण जो है वो यहाँ का हो चुका है। तमाम जो राजनेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरज गुजर जो है प्रियंका गांधी के साथ में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे और शायद प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बातचीत की है और उसके सचिन पायलट से तमाम लीडर्स ने बातचीत की है, उसके बाद में कमोबेश इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब प्रस्ताव को लेकर के और भी नेताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार और नजारा आप यहाँ का देख लीजिए, देवेंद्र, दिखाने की कोशिश करेंगे ये न्यूज 18 पर कि किस तरह का नजारा जो है बारिश के बीच में जो तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी वो यहाँ पर विधायकों पर पैनी नजर रखे हुए। विधायकों की सुरक्षा में पुलिस तैनात है कि एक भी विधायक इधर का उधर ना हो जाए। विधायकों की गिनती वहां भी की गई थी तीनों बसों में और यहाँ भी विधायकों की गिनती संगठन के लोगों की ओर से अंदर जो है वो गिनती, काउंटिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि मैजिक नंबर की बात की जा रही है कि मैजिक नंबर अशोक गहलोत के पास में है, लेकिन सचिन पायलट अगर आएंगे तो शायद ये दिल्ली का रास्ता है, दिल्ली के रास्ते पर इस होटल को रखा गया है। और सुबह स्वप्निल आपने तस्वीरें देखी थी, ये तस्वीरें थी 4 बसेस रवाना हुई थी ना लवली, और बाहर राजस्थान पुलिस थी। देखिए, हाँ बिल्कुल 4 बसेस रवाना हुई थी, 3 बसेस अभी तक पहुंच चुकी है जिनके अंदर तमाम लोग थे। एक चौथी बस और थी जिसमें एमएलएस का कुछ सामान था और साथ में बता रहे थे कि कुछ एमएलएस जो रह गए लास्ट में उन्हें उस बस के अंदर भेजा गया, लेकिन चौथी बस का मूवमेंट अभी यहाँ पर नहीं हुआ है।
कांग्रेस के जो और पदाधिकारी हैं संगठन के, देवेंद्र यादव समेत और जो पदाधिकारी हैं, काजी निजामुद्दीन, ये तमाम लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अंदर जो तमाम जो विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत के साथ में। अशोक गहलोत खुद यहां पर मौजूद हैं। सचिन पायलट को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी पहले हो रही थी, उस बयानबाजी में भी काफी फर्क जो है वो यहां पर जो संगठन के पदाधिकारी उनकी बातचीत में यहां पर देखने को मिला। अब जो है अशोक गहलोत का जो प्रस्ताव, जैसा कि जिस प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं कि आज बैठक में जो प्रस्ताव लिया गया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन जो है वो ये तमाम लोग देंगे, तो ये एक बड़ी यही प्रस्ताव बेहद इंटरेस्टिंग है। लवली, अब मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ हमारे संपादक जेपी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जेपी जी, प्रस्ताव कार्रवाई की मांग कर रहा है और आला कमान मनाने की मांग कर रहा है और इस बीच विधायकों की बाड़ाबंदी, मतलब यह है कि संकट टला है, खत्म नहीं हुआ है। वो खत्म तब माना जाएगा जब कोई फ्लोर टेस्ट की मांग न करे, भले ही वो आक्रोशित गुट हो या फिर बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वप्निल आप, लेकिन साथ ही संकट अब इस वक्त किस स्टेज पर है, इसको लेकर छोटी छोटी जो डेवलपमेंट आते जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। छोटे छोटे जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो, जैसे आप अभी प्रस्ताव की बात कर रहे थे, इस प्रस्ताव में जिस तरह की इसकी इबारत है वो ये कहती है कि नंबर्स को लेकर के कांग्रेस जो खेमा है, जो मूल खेमा है, वो आश्वस्त है, जो कि ये मांग करता है कि प्रस्ताव में लिखा गया कि सरकार को कमजोर करने का षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। कांग्रेस विधायक दल का कोई सदस्य सरकार या पार्टी विरोधी गतिविधि करता है तो ऐसे षड्यंत्र में अगर शामिल है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये अपने आप में संकेत देता है कि विधायक दल में कहीं ना कहीं जो अब तक अनरेस्ट या अनिश्चितता की स्थिति देखी जा रही थी वो कम हुई है और ये विश्वास कहीं ना कहीं बहाल होता दिख रहा है कि देर सबेर जिन लोगों ने ये सारा कुछ पैदा किया है, ये तस्वीर पैदा की है, उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की इससे इसका मतलब निकलता है। प्रकाश भंडारी इसका मतलब बेहतर तरीके से समझाएंगे। क्या प्रकाश जी, अगर मान मनोबल की स्थिति होती या क्राइसिस की स्थिति होती या मना मनू कर वापस लाकर नंबर्स को साधने की स्थिति होती तो इस प्रस्ताव की भाषा ऐसी होती? प्रकाश भंडारी। सबसे बड़ी बात जेपी की अगर आप देखें तो समाधान की गुंजाइश रही थी, और लेकिन जब दोनों तरफ से बयानबाजी इतनी तीव्र थी, ऐसी स्थिति के अंदर समाधान भी निकल सकता है, इस बारे में सोच शायद उस वक्त नहीं हुई, लेकिन आज इस बारे में सोचा गया और ठंडे दिमाग से सोचा गया तो ये पाया गया कि इसका सॉल्यूशन है, समाधान निकल सकता है। जो असंतुष्ट वर्ग है जिसका नेतृत्व सचिन पायलट करते हैं, उनको समझाइश के जरिए उनको समझाया जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच में मधुर रिश्ते वापस कायम हो जाएं, इसके प्रयास किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि आला कमान तो आला कमान ही होता है, उसके हाथ में कुंजी होती है, उसके हाथ में कुंजी होती है। और वो तो अगर आला कमान अभी दृढ़ता से, मजबूती से अपनी बात रखता है तो जो असंतुष्ट ग्रुप है उसे भी समझना पड़ता है कि हमें किसी पार्टी के झंडे तले ही हमें काम करना है, और विधायक भी हैं, सरकार में भी हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखते हुए जब दिखा दे, जब समाधान की गुंजाइश दिखने लगी तो समाधान भी निकल गया। समाधान तो अभी निकलना मेरे ख्याल में प्रकाश जी इस बात की तो प्रतीक्षा है कि आगे क्या होगा, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या होंगी, क्या हम उनको समाधान की तरफ जाते हुए देखेंगे या बात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की स्थितियां आ रही हैं सामने। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती ठीक है कि ऐसी स्थिति बनेगी। मेरी समझ में समझाइश मतलब इस बात को लेकर आशान्वित हैं आप कि वापस सब कुछ पहले जैसा होगा, मना लिया जाएगा सचिन पायलट को, उनके धड़े को संतुष्ट कर दिया जाएगा, उनकी समस्याएं सुनकर वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे और जैसा था वैसा ही रहेगा सब। स्थितियां बदलेगी लेकिन कुछ नई शर्तों के साथ। हाँ चलिए ठीक है। इस बीच खबर यह आ रही है कि फेयरमाउंट होटल में जो 4 बसों में विधायक गए थे वो सब वहाँ पहुँच गए हैं। उन लोगों का लंच होगा वहाँ, मुख्यमंत्री उनके साथ में हैं और तमाम जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो उनके साथ में हैं। पहले एक बार वहाँ क्या चल रहा है ये जान लेते हैं, फिर ओम सैनी साहब आपके पास आऊँगा। ओम सैनी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो ज़रा मुझे संकेत करिएगा। लवली वधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेयरमाउंट से। लवली, 4 बसें पहुँची हैं,
किस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो पहुंचे हैं लोग वहां उनकी है, और किस तरह की उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ कवर के तौर पर जो केंद्रीय पदाधिकारी गए हैं, मुख्यमंत्री गए हैं, उन सब लोगों की है। बात देखिए, जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए जेपी सर, कि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जो है वो फिलहाल विक्ट्री का सिग्नल जो बनाते हुए नजर आ रहे थे राज्यसभा के दौरान, वही कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मंत्रीगण, वो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आया। तमाम जो मंत्रियों का और जो लवाजमा है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। ये मंत्री रघु शर्मा का वाहन है, रघु शर्मा इस चौथी बस का नेतृत्व करके पहुंचे। रघु शर्मा के साथ में जो तमाम बाकी बचे हुए विधायक थे, ये चौथी बस थी, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। चारों बसें जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। बॉडी लैंग्वेज की जहां तक बात की जाए, अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से चेहरे पर जो नजर आना चाहिए था, जिस तरह की खुशी और जश्न जलसे का जो माहौल होता है, जो नजर आना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन बारिश जो है वो लगातार जो है वो तेज से हो रही है। यानी जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है उसमें चाहे किसी को मजा आए या ना आए, सरकार भले किसकी बने बिगड़े क्या हो, लेकिन इन विधायकों के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जो लंच है उसकी शुरुआत यहां पर औपचारिक रूप से होने जा रही है, क्योंकि मौसम जो है सावन का वो बहुत खुशनुमा हो चुका है। ठीक है लवली, वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन यहाँ और देखिए, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं लवली, जब तनाव के बीच में भी आप पिकनिक का मजा ले रहे होते हैं। आप इसको एंजॉय करिए, थोड़ी देर वापस आऊंगा मैं आपके पास। रंजिता जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। और रंजिता, आपके लिए मेरे पास महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि तमाम खबरें छनकर ही आ रही हैं, कहीं से कोई अधिकृत खबरें तो किसी तरह की है नहीं। अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले की कमान दी गई है। आप एआईसीसी कवर करती हैं, क्या ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो इस सीन को बदल सकता है? रंजिता झा। जेपी जी, देखिए, ये जो खबर है कि प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे में सामने आई है, कहीं ना कहीं बीच बचाव या यूँ कहें कि दोनों जो कड़ियां टूटती नजर आ रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, उस कड़ी को जोड़ने का काम प्रियंका गांधी को दिया गया है। खबरें खूब चली हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मैं कोट करना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी का कार्यालय इस पूरी खबर की पुष्टि करते हुए ये कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत प्रियंका गांधी और सचिन पायलट या अशोक गहलोत के बीच नहीं हुई है। लेकिन ये लगातार बताया जा रहा है, उनके जो ऑफिस है उस तरफ से ये भी कहा गया कि ये एक ऐसा नाम है, इसका मतलब सचिन पायलट एक ऐसा नाम है जो 24/7 एक्सेस है गांधी परिवार के लिए। इसका मतलब कि उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। क्या बातचीत हुई है या फिर मुलाकात की जो बात कही जा रही है, एक ये खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी से आज शाम वो मुलाकात कर सकते हैं अगर बात हो जाती है, अगर जो मान मनोबल की जो स्थिति बनी हुई है वो अगर संभल जाती है तो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस खबर को भी अभी तक डिनाई किया जा रहा है कि ऐसी कोई मुलाकात होने वाली है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आला कमान के ही निर्देश पर जो नेता दिल्ली से जयपुर गए हैं वो लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल या फिर संगठन महासचिव अविनाश पांडे। तो ये जरूर है, लेकिन गांधी परिवार इसको लेकर अभी तक पूरी तरह से सीन में आती नहीं दिख रही है। अध्यक्ष बतौर सोनिया गांधी है, लेकिन वहां से भी इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि फोन के जरिए इनडायरेक्ट तौर पर बातचीत हुई है, क्योंकि एक पुल का काम केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। उनको भेजा ही इसी लिए गया कि केरल से वो जयपुर पहुंचे कि वो आला कमान का संदेश पहुंचा सके। लेकिन अब जो चीजें निकली है, जो विधायक दल की बैठक हुई है, जो प्रस्ताव पारित किया गया है, और जब विधायकों को जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है उसमें रिसोर्ट में भेजा जा रहा है, इन तमाम चीजों के बाद जेपी जी एक चीज तो जरूर पूरी तरह से साफ हो रही है कि सरकार के पास भले ही संख्या जो है वो इतनी जरूर पहुंच गई है कि वो बहुमत में है, एक जादुई आंकड़ा है उनके पास, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आला कमान ये दिखाने की कोशिश में कि सचिन पायलट को मनाने की अंतिम कोशिश कांग्रेस लगातार करती दिख रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बागी और विलन के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। यहाँ जो सुबह का डेवलपमेंट था, पीसीसी का से सचिन पायलट के जो पोस्टर्स थे हटा दिए गए थे, वो पोस्टर्स वापस लगाने की खबरें आई। दोपहर में केवल एक अपील की गई थी कि सचिन पायलट और उनके साथ जो दूसरे विधायक हैं वो अगर आना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, अविनाश पांडे जी को फोन करें, वापस आएँ, उनका स्वागत होगा। उसके बाद प्रस्ताव की जो भाषा है वो कतई ये नहीं बताती कि कांग्रेस बहुत ज़रूरतमंद है सचिन पायलट के धड़े की वापसी को लेकर। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से बात होगी, केसी वेणुगोपाल उनसे बात करेंगे, काला कमान का संदेश उन तक पहुंचाएंगे और कोशिश ये होगी कि सब कुछ वैसा ही हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए।
इस सब का मतलब कहीं ना कहीं क्या ये निकलता है, जैसा आपने अभी कहा कि मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, कपिल सिब्बल का कल ट्वीट था, कांग्रेस का जो एक वर्ग जो सचिन पायलट की हिमायत ये कहकर कर रहा है कि इस तरह तो सारे नेता एक एक करके चले जाएंगे, किसी ना किसी बात को लेकर किसी ना किसी के मन में नाराजगी, अगर नाराजगियां दूर नहीं की जाएंगी तो लोग जाते जाएंगे तो कारवां खाली हो जाएगा। इस बात को लेकर आलाकमान क्या ऐसा है कि अपना कंसर्न दिखा रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि हम परवाह कर रहे हैं, फिर भी अगर नहीं आना चाहें तो क्या करें? रंजिता झा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे लगता है कि एआईसीसी या फिर जो हम ऊपर के नेताओं की बात करें, शीर्ष नेताओं की आलाकमान की बात अगर करें, तो कहीं ना कहीं आलाकमान भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो डैमेज मध्य प्रदेश में उन्होंने देखा था उस तरह की स्थिति यहाँ ना देखने को मिले। क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने ये बात कहा कि मुलाकात नहीं हो पाई राहुल गांधी से। वही राहुल गांधी ने इसका जवाब भी बहुत कह सकते हैं तरीके से दिया था। संसद में ही उन्होंने ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता हैं जिनको 24/7 एक्सेस मिलता है राहुल गांधी से और उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। कमोवेश वही स्थिति सचिन पायलट के साथ भी है, जिसके लिए गांधी परिवार का दरवाजा हमेशा खुला है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं, राहुल गांधी के सबसे करीब माने जाते हैं। जब संसद में ये तीनों तिकड़ी रहते थे, चाहे हम राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की बात करें, तो ये तीनों कैमरे की नजर में भी साथ दिखते थे और जब संसद में कार्रवाई होती थी तब भी ये तीनों साथ दिखते थे। तो ये एक सिर्फ राजनीतिक तौर पर सिर्फ पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनके नीचे ये दोनों नेता काम किए, यही एक छवि इन तीनों नेताओं की नहीं है। एक दोस्ती वाली छवि भी है, एक बहुत घनिष्ठतम संबंध रहा है नेताओं का और आपस में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि पर्सनल चीजें भी ये शेयर करते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी पर और कांग्रेस आलाकमान पर ये लांछन लगता कि सचिन पायलट जा रहे थे और इन्होंने मौका तक नहीं दिया, तो ये एक हम कह सकते हैं कि आलाकमान की तरफ से फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक पॉजिटिव पिक्चर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इतने के बावजूद भी, सरकार को तोड़ने की बागी तेवर अपनाने के बावजूद भी सचिन पायलट को मौका दिया आलाकमान ने, उनके विधायकों को मौका दिया बात करने के लिए, आकर बैठने के लिए, लेकिन सचिन लगातार नकारते जा रहे हैं इन तमाम चीजों को। बिल्कुल ठीक है रंजिता, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम सैनी जी, अब तक कई बार ऐसा हुआ, सरकार जब से बनी है, बल्कि सरकार जब का बनना ही अपने आप में मतभेदों की नींव पर यह सरकार बनी थी, उसके बाद में कई बार ऐसा हुआ कि मतभेद सतह पर आए और सुलझा लिए गए, रूठे लेकिन मना लिए गए। अब जो पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में जो घटनाक्रम से गुजर चुकी है सियासत, जिस घटनाक्रम से गुजर चुकी है, उसके बाद अगर सचिन पायलट को मनाया जाता या सचिन पायलट का खेमा कोई मांग रखता है तो वो रूठे हुए को मनाने के लिए रखी गई मांग जैसा लगेगा या ब्लैकमेल करने जैसा लगेगा सरकार बचाने के लिए? ओम सैनी जी। ये भी जी, मैं दूसरी तरीके से सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये नया प्रकरण नहीं है। ये पिछले साल भर से देख रहा हूँ कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जो कुछ बोलते रहे हैं और चीफ मिनिस्टर उस पर थोड़ा थोड़ा जो रिएक्ट करते रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये स्वीकार्य कभी भी नहीं थे। इनको ये सचिन पायलट को ये गुमान था कि जो राजस्थान में 20 सीटें रह गई थी कांग्रेस की, और वो उनके आने से और उनके प्रभाव से पूरे राजस्थान में पुनः कांग्रेस जिंदा हुई है। ये जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ के जो हमारी जमात के जो लोग हैं वो ठीक से जानते हैं कि वो 20 सीटें रह गई थी, उसका तो बहुत बड़ा कारण सचिन पायलट ही रहे। क्योंकि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ और उसके बाद में जैसा सीन बना और जिस तरीके से सारा बात हुआ, राहुल गांधी ने जो एक ख्याल बनाया था कि सिर्फ नौजवानों को ही सारी हैसियत दी जाए, उसमें एक्सपीरियंस और उन सब की बातों को माइनस कर रहे थे, बाद में जोड़ने लगे। तो ये टेंशन तब से ही है। हमेशा मैंने सुना जब भी सचिन पायलट बोले तो कहते हैं कि ये संगठन हमने खून और पसीने से बनाया। कांग्रेस का संगठन तो बना हुआ था, उस संगठन पे जो कुछ समय की और परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा उससे कांग्रेस नीचे गई। और ऐसा कोई नई बात नहीं हुई, इससे पहले भी 150 से नीचे सीट ये बातें सामने होती रही। अशोक गहलोत इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, हल्के हल्के रिएक्ट किए, ये लेकिन लगातार करते रहे और संगठन में उस तरह के बदलाव भी करे, ऐसे लोगों को भी इकट्ठा किया जो उनकी भाषा ही बोले, उनकी भाषा को ही समझे। क्योंकि ये भाषा कांग्रेस में है नहीं। आप अपना संगठन बनाते हैं तो बड़ी तारीफ होती है, लेकिन आप कभी भी दावा नहीं करते कि मेरे खून पसीने से
ये हमारे खून पसीने से। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस का अपना सिलसिला इतिहास है जिससे कांग्रेस जिंदा है या कमजोर पड़ रही है, जो भी है कांग्रेस के इतिहास के साथ में है। अब ऐसे में सचिन पायलट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और जिनके सामने ये सारे प्रस्ताव पहले भी गए और उसके बाद में उनका जो रिएक्शन रहा कि मेरे पास में इतने विधायक हैं, और उसके बाद में जो बीजेपी के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में जो उनके संवाद हुए, उन सबसे ये स्थापित हुआ कि वो अब कांग्रेस में रहने की बजाय अपनी हैसियत के मुताबिक स्थान चाहते हैं, वो हैसियत वो खुद तय कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसके लिए मनाया जाएगा उन्हें, मुझे नहीं लगता, और मुझे बहुत वाजिब प्रस्ताव लगता है जो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में जो पारित हुआ है। ऐसे में ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं सकती। ये तो हो सकता है कि इसमें एक संकेत हो कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें सौहार्द और समन्वय का सिलसिला है, सुरजेवाला उसी बात को दोहराते हो, फिर उसके बाद में दिल्ली में भी दोहराया जाता हो। लेकिन अगर शक्ति का सिलसिला है, आला कमान को जिस तरीके से पेश आना चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो भाषा इस प्रस्ताव में है, और उसी का नतीजा होगा। सिर्फ उन लोगों को जो उनके साथ में लगे हुए हैं उनको समझाने का सिलसिला है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको ऐसी बातों के पीछे नहीं लगना चाहिए जो श्री सचिन ने की है, और जिस तरह का वो, क्योंकि सारा खेल बिल्कुल सामने आ गया है। अब उन पे भरोसा करके और आप अगर पुनः राजस्थान में अपनी सरकार को स्थापित करना चाहें तो बहुत मुश्किल काम है। ओम सैनी साहब, ये प्रस्ताव की जिस तरह की दो टूक भाषा है, उस भाषा को देखकर और जो कुछ आपने अभी कहा, रंजिता ने कहा, ये जो विश्लेषण रिवील करता है, इस सब से क्या मतलब ये निकाला जा सकता है कि नंबर्स के मामले में अब सरकार कंफर्टेबल है? ना देखिए, सरकार नंबर्स इतनी कंफर्टेबल है कि वो अगर आज की तारीख में या कल की तारीख में जाके विधानसभा में कुछ होता है, गवर्नर के पास में कुछ होता है, तो अपने आप को बिल्कुल मजबूत साबित कर सकती है। लेकिन ये प्रयास तो अब जो भी पीसीसी चीफ बनेगा या जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि इस संख्या को बनाए बढ़ाए, और जो लोग चले गए हैं खासतौर से निर्दलीय और जिनके पास में दूसरा कोई भविष्य नहीं है, उनको वापस लाया जाए, जोड़ा जाए, तब जाकर के मजबूत होगा। वरना अभी, इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं तो इस बात को ठीक से जानते हैं, और यही वजह है कि सब कुछ बड़ा सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भी यही सब किया, और अभी अपना बहुमत साबित करने के लिए भी वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो नहीं विश्वास कर रहे इस बात पर कि इससे सब कुछ दुरुस्त हो गया है। भले ही से वो विक्ट्री का साइन दिखाते हो लोग, कि ऑल इज वेल कह रहे हो कुछ लोग, लेकिन ऑल इज वेल नहीं, बड़ा टेंशन के साथ में सारा सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं वापस आऊंगा आपके पास और आपसे आपका अनुभव शेयर करने को कहूंगा। जो भैरों सिंह शेखावत ने 1993 से 98 में जिस तरह से सरकार चलाई थी, बहुत मार्जिनल उसके साथ, और इसी तरह से 2008 में अशोक गहलोत अनुभव ले चुके हैं कि बहुत छोटा सा उनके पास मेजोरिटी थी उनके पास। प्रकाश भंडारी जी, अब सचिन पायलट को लेकर जो बात आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मान तो जाएंगे लेकिन डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष भी रहेंगे, वित्त विभाग चाहिए उनको और गृह विभाग भी उनको चाहिए, इस तरह की कुछ शर्तें उनकी होंगी तो वो मान जाएंगे। क्या उनको इन शर्तों को जानने के बाद ही मनाया जाएगा, और ये क्या उनकी शर्तें व्यावहारिक तौर पर मांगे जाने लायक लगती हैं आपको? क्योंकि अब नजरें इसी के ऊपर सबकी टिकी हुई हैं कि सचिन पायलट से बात होती है या नहीं होती है, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सचिन पायलट का ये रुख कि एक पैर सचिवालय में रखूंगा और दूसरा पैर जो है कांग्रेस मुख्यालय में रखूंगा, ये अटपटी है। और इसमें ये किसी भी सरकार के लिए या किसी संगठन के लिए ये बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। सचिन पायलट दोनों ही जगह अपनी पैठ रखना चाहते हैं। ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है राजनीति के अंदर। जो सामान्य स्थिति होती है उससे थोड़ा वो से असामान्य बनाने की कोशिश है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर जहाँ पर एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, उसमें सचिन जी का इस तरह से अड़ना या इस तरह का अड़ियल रूप जो है वो, हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, सचिन पायलट ने खुद ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन सारी खबरें इसी तरह से आ रही हैं। इसी तरह से आ रही हैं क्योंकि उनके अब जहाँ से ये भी खबर आ रही है कि वो गृह विभाग मांग रहे हैं, कोई कह रही है कि वित्त विभाग मांग रहे हैं और मांग रहे हैं।
तो आप सत्ता में पूरी भागीदारी चाहते हैं और संगठन में भी आपका वर्चस्व रहे, ये ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये पार्टी के हित में शायद नहीं है। और ये बात अब न तो इसका समाधान जो है न तो अशोक जी गहलोत के पास है न सचिन जी के पास है। मेरे समझ में ऐसी स्थितियों के अंदर आलाकमान अपनी भूमिका निभाता है, आलाकमान अपने निर्देश देता है, वो उसकी एक समझ होती है, उसकी अपनी ज़रूरतें होती है, उसके अपने कुछ आदर्श हैं, उनका उसका निर्वाह करना ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में आलाकमान जो अब जो है मेरे समझ में जो एक तो आलाकमान की जो भूमिका रही है वो बहुत थोड़ी सी शिथिल रही। अगर मध्य प्रदेश से राजस्थान की जो स्थितियाँ हैं उसका जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति तो ज़बरदस्ती बन गई थी। अशोक गहलोत ने जो कुशाग्रता दिखाई, 1 महीने पहले से ही ये सब भांप लिया कि गड़बड़ हो सकता है उसका, और उसके सॉल्यूशन उसको जैसा उसको और वो तब जब षड्यंत्र जैसा भी कहें उस सबको निपटाने के लिए उन्होंने एक रिजॉल्व नेतृत्व के मतलब एक मजबूत नेतृत्व को जो करना चाहिए था वो किया, जो कमलनाथ नहीं कर पाए थे। और उसमें भी प्रकाश जी ब्रेक लेंगे, लेकिन उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां बहुत कम मार्जिन था। विपक्ष में बैठने वाली भाजपा और सत्ता में बैठ गई कांग्रेस के बीच में बहुत छोटा मार्जिन था। तब तो सतर्कता कई गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ तो 72 और 102 का फर्क है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जो घटनाएं हुई उसका सबक लिया अशोक गहलोत ने। ये उनकी कुशाग्रता का बिल्कुल ठीक बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ओम सैनी साहब आप रहिएगा हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो अब अपडेट है, बहुत तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहा है, उसके साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लवली और रंजिता। पंकज मीणा साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको अभी तक बहस में ला नहीं पाया हूं। ब्रेक के बाद आप सबसे बात होगी, एक छोटा सा ब्रेक। फिर से स्वागत एक बार आपका ब्रेक के बाद। और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर परिचय करा दूं आपका। पंकज मीणा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रकाश भंडारी साहब वरिष्ठ पत्रकार, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता और ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता रंजिता झा दिल्ली से लगातार जुड़ी हुई हैं, वहाँ की जो अपडेट है उन पर रंजिता की नजर है। बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका मैं करता हूँ। पंकज मीणा साहब, सरकार के ऊपर संकट आया हुआ है, इस बात से आप खुश हैं, दुखी हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? परंतु राजस्थान की जनता को जरूर फर्क पड़ता है। आप राजस्थान के नहीं है कि ये लोग राज्यसभा चुनाव में जाकर रिसोर्ट में ठहरे, तो आपका दूसरा कैंडिडेट मैदान में क्यों उतरा था, जबकि आपको पता था कि हम एक ही सीट जीतने वाले हैं? दूसरी बात, आज क्या केवल ये एक संयोग है कि अशोक गहलोत के जो नज़दीकी नेता हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके यहाँ आज ही आईटी की रेड्स हुई हैं? ये भी हो सकता है सिर्फ एक संयोग ही हो, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है और करिए एक अग्रिम संगठन हो गए हैं ये सब जो एजेंसीज हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के। खैर, आरसी चौधरी जवाब दीजिए, फिर आप लोग क्यों भाजपा का नाम घसीट रहे हैं आपकी अंदरूनी लड़ाई में? देखिए, मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा जेपी जी। जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा का जिक्र किया, राज्यसभा का जिक्र का नतीजा आपके सामने, राज्यसभा के चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव की नौबत तक कौन लेके आए? भारतीय जनता पार्टी लेके आई, वरना वो 24 मार्च को ही निर्विरोध चुनाव हो जाता, राज्य की ज़्यादा बेहतर सेवा हो पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ संख्या बल पर ज़्यादा विश्वास है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में लोग पहुंचे, चुनी हुई सरकारों को गिराएं, यही भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य रहता है। और इसको कोई एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे किया, लेकिन लोगों की सूझबूझ से, लोगों के विश्वास के कारण जो उम्मीद थी उससे बेहतरीन नतीजे राज्यसभा के चुनाव में यहाँ पे आए।
आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो हम सरकार बनाएंगे, अगर फलदार टाली टूल के आती है तो कोई अपने आंगन में क्यों नहीं गिरने देगा। और जो कहा आईटी के लिए हम कहते हैं, सीबीआई के लिए कहते हैं, हम ईडी के लिए कहते हैं, ये चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने के हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये कोई एक जगह पे इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, चाहे गुजरात में राज्यसभा के चुनाव 2018 का हो जिसमें अहमद पटेल जी ने चुनाव लड़ा, जहां पे कर्नाटका के अंदर जहां उनको रखा डीके शिव कुमार के, वहां पे ईडी का छापा मारा। आज यहाँ पे जब ऐसी चीज चल रही थी तो आज यहाँ पे आईटी के छापे होते हैं, चाहे कहीं दूसरे स्टेट हो, तमाम सब जगह पे ये जो तीनों एजेंसियां हैं इनकी सक्रिय हो जाती है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। बस ये है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल तो नंबर गेम में आप लोग आगे हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो सुरक्षित है। आरसी चौधरी जी। हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है, रंजिता झा आपके पास आ रहा हूँ। और रंजिता, ये समझना, ये इस बारे में भी सोचा जाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। वहाँ सरकार कहीं ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में रही है जितने टाइम रही है कांग्रेस की। राजस्थान में सरकार कहीं बेहतर कंफर्ट की सिचुएशन में थी, लेकिन फिर भी 1 महीने 2 महीने पहले जब से ये कवायद गिराने की चल रही होगी, शायद तभी से कैसे इसको संभाला जाएगा इसकी भी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। अब जो अगर सरकार बच जाती है, जिसकी की पूरी संभावना है, जो कि होता दिखाई दे रहा है, इसके बाद किस तरह का परसेप्शन राजस्थान के नेतृत्व को लेकर बनेगा दिल्ली में? रंजिता झा। रंजिता शायद सुन नहीं पा रही हमारी बात। ओम सैनी साहब, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी जी। अशोक गहलोत के कंधों पर यहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते तो इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी है ही, साथ ही उनकी जो इमेज बन चुकी है कि वो डैमेज कंट्रोल करते हैं, कांग्रेस में कहीं भी कुछ होता है तो क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में वो होते हैं। उस इमेज के नाते भी अशोक गहलोत पर क्या दोहरा दबाव इस बात का नहीं है कि राजस्थान की सरकार सुरक्षित रहे? ओम सैनी जी, अगर वो इससे पार पाते हैं तो वो कांग्रेस में उनकी एक हीरोइक इमेज होगी। मैं बोलूं या वो रंजीता बोल रही है? जी जी फरमाइए आप। नहीं, आप बोलिए, आपसे सवाल है मेरा। जी, निश्चित रूप से ये तो मुख्यमंत्री पर दबाव है। अशोक गहलोत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के प्रतिबद्ध और निष्ठावान क्या कहना चाहिए नेता हैं, कार्यकर्ता कहना तो ठीक नहीं है। और मैं इनको पिछले 40 बरस से देख रहा हूँ कांग्रेस के अंदर, जब से पहली बार एमपी बने थे और फिर डिप्टी मिनिस्टर बने थे, तब से देख रहे हैं इनकी निष्ठा में, प्रतिबद्धता में कोई फ़र्क नहीं हुआ। और जिस तरीके से राजीव गांधी ने उन्होंने पीसीसी चीफ के रूप में चुना, तो उस जो कागजी नज़र आने लगी थी कांग्रेस, वो वास्तव में ज़मीन पे नज़र आने लगी जब ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और साथ साथ में फिर इन्होंने कमाया है कि अपने आला कमान जो उससे का विश्वास हासिल किया है, तो जहाँ कहीं भी क्राइसिस होता तो इनको भेजें और इसका एक नतीजा सामने आया है। तो ऐसे में अगर अपने ही घर में कुछ हो रहा है और अगर उसको आप नहीं बचा सकते और उसमें आप ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, तो मुझे लगता है कि पहला तो ये कि इन्होंने अपनी संख्या बल को दिखा दिया, और दूसरा जो प्रस्ताव पारित हुआ है विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में एक संकेत है कि अगर ये होते वहाँ पर किसी दूसरी जगह ऐसा हो रहा होता तो ऐसा ही होता। तो निश्चित रूप से मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो अलग बात है कि जो सुरजेवाला बोलते रहे हैं या दिल्ली से जो बोल रहे हैं, ये समन्वय और सौहार्द दिखाना, और साथ साथ में ये जो भारतीय जनता पार्टी खासतौर से कहती है कि एक परिवार है जो अपने आप को स्थापित करके रखना चाहता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। कांग्रेस ही अब स्थापित करना चाहती है इन बयानों के माध्यम से, तो यहाँ पर दिए सुरजेवाला ने जो दिए कि हमारे यहाँ एक बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, कोई भी आए कोई भी कुछ कहे, लेकिन एक मंच से कहे, उससे अगर कहता है तो कुछ भी नुकसान नहीं है। ये दो काम एक साथ कर रहे हैं ये लोग ना। हाँ, ठीक है। रंजिता, आज एक इस तरह की थ्योरी भी दी जा रही थी कि अगर ये सारा घटनाक्रम अचानक हुआ होता, सरकार को भनक भी नहीं होती और अचानक ये असंतोष उभर गया होता, सरकार के ऊपर अचानक संकट के बादल मंडराने लगे होते, तो शायद अशोक गहलोत की बात दिल्ली में उस तरह से न सुनी जाती। अब हुआ ऐसा कि वो 2 महीने पहले से बता रहे थे कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, इस तरह से होना है।
इसको लेकर उन्होंने पहले से चेता दिया था, जो कुछ होने जा रहा था आगे उसका अंदेशा उन्होंने पहले से जता दिया था। इसलिए आज उनकी बात में वजन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये सब खतरा है, इस सब खतरे से मैं लड़ रहा हूं। क्या ऐसा ही है रंजिता? जी बिल्कुल जोशी जी, देखिए जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, क्योंकि देखिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिस समय ये सरकार बनी, जिस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, उस समय से लेकर ये टसल हम देख रहे हैं 2018 से 2020 में 2 साल का ये फासला था। लेकिन इन दोनों ही नेताओं में जो फासले थे वो लगातार बढ़ते रहे। जो एक दूसरे के प्रति जो चीज़ें निकल कर आई वो लगातार उनको दूर करती चली गई। चाहे हम राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि भाजपा से एक अपनी लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी राज्यसभा के समय अपनी दोनों ही कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों ही नेताओं की ये कोशिश थी कि उम्मीदवार उनका अपना हो, उसको लेकर भी टसल थी। जहां तक ये बात कही जा रही है कि अब आगे क्या सचिन पायलट को मनाने की कोशिश है और सचिन पायलट क्या इन शर्तों के साथ मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है, जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है मेरा कांग्रेस को देखते हुए, कांग्रेस दबाव की राजनीति के आगे, कांग्रेस आलाकमान दबाव की राजनीति के आगे बहुत जल्दी झुकती नहीं है। चाहे हम वो हरियाणा के चुनाव की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार कोशिश की, क्योंकि अशोक तंवर जो थे वो राहुल गांधी की पसंद थे। मैं इसलिए ये जिक्र कर रही हूँ क्योंकि सटा हुआ प्रदेश है, और इसी तरह का नज़ारा हमने उस समय भी अशोक तंवर के समय देखा था कि किस तरह से बगावती तेवर अशोक तंवर ने अपनाया था। लेकिन जब ये दबाव वो सोनिया गांधी के आवास के बाहर जाकर देने लगे, उसके बाद अशोक तंवर का साथ देने के लिए राहुल गांधी क्या उनके साथ के जो करीबी नेता थे वो भी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो एक बागी नेता के तौर पर जाने लगे थे। देखने लगे थे, लोग ये कहने लगे थे हरियाणा के अंदर भी और राजनीति में बाहर भी, कि जिस अशोक तंवर को राहुल गांधी ने इतना बड़ा मौका दिया वो आज पार्टी को तोड़ रहे हैं, और हरियाणा चुनाव में बेहतर नतीजे आ सकते थे अशोक तंवर की वजह से डेंट हुआ पार्टी को। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट के ऊपर भी, के दामन पर भी ये दाग लग चुका है कि वो एक बागी नेता हो चुके हैं। उन्होंने सरकार में रहते हुए कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, इसके बावजूद क्या आला कमान इस तरह के कॉम्प्रोमाइज मोड पर सचिन पायलट को रख सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। और पंकज मीणा जी, अगर मान लीजिए जो दिखाई दे रहा है वही होता है, अगर सरकार के पास मैजिक फिगर से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, सरकार बनी रहती है, कुछ भी नहीं होता है, तो आपको कोई फर्क पड़ता है? इसको लेकर कोई चिंता है क्या आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बारे में बड़ा आशंकित हूँ कि सरकार के पास पूरा अभी संख्या बल अगर बोला है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने अगर बोला है। नहीं, बिल्कुल जिस तरह का अभी घटनाक्रम है और जिस तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही है, और सचिन भाई पायलट जी का भी तरफ से भी एक बयान आया कि भाई आप 102 बता रहे हैं, अपने पास में 25 तो मेरे साथ बैठे हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए लगता नहीं है कि अभी इनके पास पूरा समर्थन है। पर फिर भी ये सारी चीजें अभी आगे समय के हिसाब से देखने वाली, इंतजार करने वाली बात है कि कैसा सरकार अभी वास्तव में अपना बहुमत दिखा पाती है, क्या राज्यपाल के सामने सबको खड़ा कर पाती है। ये तो मैसेज तो यही गया है ना कि भारतीय जनता पार्टी की शय पर सचिन पायलट ने बगावत की है। आपकी शय थी नहीं थी, ये आप जाने, आपकी पार्टी जाने, ये मैसेज लोगों में गया है, ये तो मानते हैं ना। और अगर ये गया है तो इसकी चिंता तो होनी चाहिए ना आपको। जेपी जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से अशोक गहलोत जी ने तमाम हथकंडे अपना लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और अपने खुद के नेताओं की जासूसी करने के लिए। यहाँ तक आपने फोन रिकॉर्डिंग तक कराई, और पीसीसी चीफ के पीछे तो आपने सीआईडी तक लगाई, सारी बोले आपने तमाम हथकंडे अपना लिए जासूसी करने के, परंतु आप कोई भी चीज एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, केवल इसके कि आपने मीडिया में आके एक बयानबाजी की, और बयानवीर बनने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का हम शुरू से कहते आ रहे कि हमारा इस प्रकार के किसी चीज में हमारा न तो वास्ता है, ना हम इस चीज को कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु राजस्थान की जनता का हित अहित के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे और उसके बारे में हम चिंता करते रहेंगे। ये हमारी चिंता का विषय जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक जेपी जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने कहा कि राज्यसभा चुनाव के टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, अभी शुरू में आपने बातचीत में इस तरह की, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के टाइम पे भी एक विषय उठाया कि भाई आपने चौथा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, आपने चौथे कैंडिडेट के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कांग्रेस से जरूर पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहूंगा, क्या आप राज्यसभा के चुनाव का प्रोसीजर को आप क्या चैलेंज करते हैं? आप क्या इस बात के लिए ये कहना चाहते हैं कि राज्यसभा में जितना आपके पास एमएलए का रेशियो हो, उसी रेशियो में कैंडिडेट खड़े हो और उससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं खड़े हो, आप राज्यसभा का जो चुनाव प्रोसीजर है? या मैं ये साथ में ये बात भी कहना चाहूंगा
कि लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ने का प्रोसीजर है और चुनाव लड़ने के लिए जब कैंडिडेट खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी उससे भी ऑब्जेक्शन है? ये बड़ा प्रश्न, बड़ा घातक है कि आप कहते हैं कि कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। आप एक राजनीतिक दल जो आज केंद्र में सरकार में है, उससे प्रश्न करते हैं कि अपने चुनाव में कांग्रेस तो क्यों करती है सवाल? हम तो इसलिए करते हैं आपसे सवाल कि उस वक्त ये दावे किए गए थे कि दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए आप कांग्रेस के विधायक तोड़ेंगे और खरीद कर तोड़ेंगे, इसलिए सवाल किसी ने दावे नहीं किए, कोई दावे नहीं किया। हमने क्या कहा कि हाँ भाई आज राजस्थान में दुर्गति हो रही है, कोई अंतर्मन के आधार पर कोई विधायक वोट देता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो हमारी स्थिति में थे ही। ठीक है रंजिता, आपका शुक्रिया, आपके पास खबरें आ रही हैं लगातार, आप अपना अपडेट देखिए। मैं आरसी चौधरी के पास जा रहा हूं। चौधरी साहब, अब आपके पास 102 विधायक हैं और उससे ज्यादा हो सकते हैं जैसा आप लोग लगातार कह रहे हैं, इनको कब तक रिसोर्ट में रखेंगे, आगे क्या करने वाले हैं ये तो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी साथी पूछ रहे हैं उन्होंने कहा कि चौथा भारतीय जनता पार्टी के साथी को छोड़ दीजिए सर, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि ये 102 या 102 से ज्यादा जितने लोग आपके पास हैं वो अब आगे आपके इस क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है उसमें अगला कदम आपका क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, कब तक इंतजार करेंगे? सचिन पायलट के इंतजार है या फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, राज्यपाल के सामने परेड कराएंगे, इनकी क्या होने वाला है? अगर आप अधिकृत हैं तो इसका जवाब दीजिए। अधिकृत अगर नहीं हो तो मैं अगर मेरे नीचे सिंबल वो हटा दीजिए कि कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूं मैं, और अधिकृत के तो नहीं, मेरा अधिकृत से मतलब ये है चौधरी जी, देखिए इस बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की बात है आप अधिकृत। अरे चौधरी जी, इस बात का देखिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको इसलिए जरूरत नहीं है कि कल से आप तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के गायब थे और ये ऐलानिया गायब थे, हम नहीं आएंगे। बाद में मेरे से क्या पूछेंगे कि आप ये अधिकृत है या नहीं है, मेरे से कांग्रेस के प्रवक्ता और पूछे निष्पक्ष तौर के ऊपर, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो कांग्रेस के तौर पर जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है। लोकतंत्र में तब तक लोगों की रक्षा करेंगे जब तक राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने जो जनादेश दिया था उसके सम्मान की रक्षा के लिए हमें जो भी समय लगेगा, जो 5 साल का हमें कार्यकाल दिया गया है, तब तक हम लोगों की रक्षा करेंगे, लोगों के लिए सरकार को संचालित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे। और हम आईटी से, हम ईडी से, इनसे डरने वाले नहीं है। ये कितने भी छापे मरवाए, कितने ही जांचें करवाए, चौधरी जी आराम से बोलिए। कांग्रेस का विधायक डरता नहीं है, नहीं डरेगा। चिल्लाइए मत, आपका माइक जो है वो 6 इंच की दूरी पे मुश्किल से, आपको इस तरह से उखड़ने की जरूरत नहीं है। और अधिकृत का सवाल इसलिए था, मेरी बात सुनिए। अरे चौधरी साहब सुनिए मेरी बात, मैं किसी को इमिलेट नहीं करता, मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मेरे ऊपर ये कोई सवाल नहीं उठा सकता, मेरे ऊपर ये कोई सवाल नहीं उठा सकता चौधरी जी कि मैं किसी को फेवर करता हूँ, ठीक है ना? और अधिकृत की बात को समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, पार्टी में अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। सुनिए मैं बताता हूँ आपको, अरे सुनिए आप, रणदीप सुरजेवाला ने दोपहर में कहा कि हम इतनी ही बात कहने के लिए अधिकृत हैं, हम इतनी ही बात कहने के लिए अधिकृत हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको, आप उस बात पर उखड़ रहे हैं। थोड़ा आप अपनी पार्टी का चेहरा बनकर आए इस बहस में। संयत रहिए, संयत रहिए, संयत रहिए, उस तरह से बात करिए, ठीक है? प्रकाश भंडारी जी, अब आगे सुनिए। आप सुन लीजिए। प्रकाश भंडारी साहब, आगे ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट के अंदर मुझे एक जो थोड़ा सा एक बड़ा हास्यास्पद एक दृश्य देखने को मिल रहा है कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं 102 लोगों ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया, उसके बाद ये बाड़ेबंदी की क्या जरूरत पड़ी? उसके बाद बाड़ेबंदी की क्या जरूरत पड़ी? मतलब ये प्रस्ताव एक जगह है, बाड़ेबंदी के मतलब ये बातें समझ नहीं आई कि आपने एक प्रस्ताव पास किया, आपने ये बताया कि हम संगठित हैं, हम एकजुट हैं और हम जो है बिल्कुल पार्टी के साथ हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, और उसके बाद बाड़ेबंदी की जरूरत पड़ गई। ये समाज में कोई अच्छा इसका प्रभाव नहीं दिखता। एक तरफ आप बात करते हैं हमारी एकजुटता है और फिर बाड़ेबंदी की, ताकि कहीं इधर उधर ना हो जाए कोई। तो ये एक बाड़ाबंदी यहाँ है, एक बाड़ाबंदी दिल्ली में है। ये बाड़ेबंदी की राजनीति जो है ये कभी भी डेमोक्रेसी के अंदर अच्छे दृष्टि से नहीं देखी जाती। तो सबसे बड़ी बात है जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट के अंदर है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट के अंदर तो जैसा है कि वो मुख्यमंत्री के निवास पे विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद सारे विधायकों को अपने घर जाकर के या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के या अपने लोगों से मिलकर के ये कहना चाहिए कि हम संगठित हैं और कुछ भी नहीं हुआ। शायद एक घरेलू विवाद था जो हमने बैठ करके सुलझा लिया, वो तो क्या आपको लगता है उससे बहुत आगे निकल चुकी है बात। और अब जब स्थिति ये बनी हुई है कि एक एक विधायक को गिना जा रहा है और जब तक वो औपचारिक फोरम पर नहीं पहुंच जाए उन विधायकों की संख्या, तब तक आपको उनको सुरक्षित रखना है, तब तक तो स्वाभाविक रूप से उनको कहीं ना कहीं एक जगह रखना पड़ेगा।
जेपी साहब ये भी पूछना चाहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही सवाल था, यही सवाल मेरा आरसी चौधरी साहब से था, जिसमें अधिकृत को लेकर ज्यादा उलझ गए। चौधरी साहब आप बताएं ना कब तक रखेंगे इसको? और सवाल यही है लोगों के मन में, अरे आराम से चौधरी साहब, लोगों के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा ये है चौधरी साहब आप बताएं, ये भी कि बताएं, ये जो भाड़ाबंदी है ये भी बताएं कि इसका खात्मा या क्या पड़ी, ये तमाम एपिसोड का अब कुल मिलाकर ये है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। आम आदमी की उत्सुकता इसमें जिसने आपको वोट दिया। इसके पीछे रणनीति ये भी अभी बोले आप अधिकृत है, आप अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे उन्होंने कहा, तमाम चैनल पे चल रहा है, उन्होंने कहा कि गहलोत की जो सरकार है वो अलग मत में है। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि मेरे पास में 30 विधायक है, या तो वो वक्तव्य चलाइए, प्रदेश की जनता को दिखाइए जो सचिन पायलट का वक्तव्य है, और अनगढ़ और अपनी थीसिस के आधार पे आप लोगों को अगर फैक्टर को डेमोरलाइज करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अलग अलग गुटों में 6 गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ये जो राजभवन है, जो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर इस वक्त आप है, सरकार में चिंता आप है और सरकार और राज्य की चिंता आपको करनी है। और जो लगातार पिछले 2 महीने से घटनाक्रम चल रहा है ना, आज उससे राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता आहत है। आपने सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया था, उन्होंने मत दिया था आपको सरकार चलाने के लिए, और लगातार चलिए ठीक है, हो गया, समय हो गया। ओम सैनी साहब शुक्रिया आपका, प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया, और राजनीतिक मित्रों का भी शुक्रिया। ऑडियो डाउन करिए हमारे जो राजनीतिक मित्र उनका। और मुझे अपनी बात ये और कहनी है इसमें कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब मुख्यमंत्री से किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आलाकमान ही इस बारे में कुछ कहेंगे, हम अधिकृत नहीं हैं। पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेता जब मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों पर उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही अधिकृत हैं, हम इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। उससे आगे के जो नेता हैं, उससे निचले स्तर के जो नेता हैं, उनसे कई बार कोई संवेदनशील सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे उच्चाधिकारियों से आप बात करिए, वो ही बता पाएंगे। मेरे समझ में नहीं आई कि आरसी चौधरी साहब आप अधिकृत हैं कि नहीं है, इस बात को लेकर क्यों इतने व्यथित हुए। बहरहाल घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। तमाम अपडेट्स आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार देख रहे हैं, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।